Good morning friends, welcome to PD classes. Today a very modern session for all those who are preparing for NBS interview. और आज हमारे सामने जो कैंडिडेट्स हैं उसमें हमारे पास नविता है. नविता, you are from the place फतेहाबाद and next we have a candidate Poonam. Poonam is from Rewari. Yes. आपके इंटरव्यू लेने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उसमें मिस्टर दिनेश है. दिनेश is from Narno and next we have Mr. Parveen, he is from Kanpur. Okay. हेलो सर. So first of all Poonam, you belong to Rewari. Yes sir. रेवाड़ी को और क्या कहा जाता है? सर रेवाड़ी को पीतल नगरी बोला जाता है, वीरभूमि बोला जाता है, लैंड ऑफ पैट्रियट्स बोला जाता है, अहिरवालों का क्षेत्र बोला जाता है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे सैनिक हमारे निकलते हैं. Okay. और ये पूरी इसका अहिरवाल क्षेत्र की राजनीतिक राजधानी बोली जाती है. Okay. आपका जो सब्जेक्ट है वो एसएसटी है? यस सर. तो आपने एसएसटी एज अ सब्जेक्ट क्यों चुना? कोई स्पेशल रीजन? यस सर, ये क्योंकि एक सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारी एक ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है. प्रैक्टिकल लाइफ पे बेस्ड जो हमारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि किसी को भी बताया जाए, अगर आपसे किसी से भी हम पूछते हैं सुबह से शाम तक उसने क्या काम किया है, वो उसको याद रहता है क्योंकि उसने सारे काम प्रैक्टिकली खुद किए हैं. अगर वो किसी और से करवाता तो उसको याद नहीं रहता क्योंकि वो सेम टू सेम नहीं बता सकता. ऐसे हम एसएसटी को जीते हैं, उसको हम सारे दिन हमारे एटमॉस्फेयर में सारे एसएसटी है कि बारिश कैसे हो रही है, बादल क्यों कड़क रहे हैं, हमारी जो हमारे चुनाव हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं, ये हमारी हिस्ट्री में हमने जो कि हमारे नेता हुए थे, ये जो पीछे फ्रीडम फाइटर्स हुए, हमें आज़ादी कैसे मिली है, क्योंकि जिस चीज़ का हमें अगर बेस ही नहीं पता तो हम उसकी वैल्यू भी नहीं समझते हैं. चलिए हमें बच्चों को लोकसभा राज्यसभा के बारे में बताना है, हम कैसे बताएंगे? ये सर लोकसभा राज्यसभा के लिए हम क्लास में अगर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, इसके थ्रू हम उनको एक ऐसे उसके राज्य भवन की तरह उसमें संसद की तरह बिठा सकते हैं बच्चों को, हमारे अपनी क्लास को एक संसद भवन का रूप देकर, और उसमें से हम चिट निकाल के उनको इलेक्शंस के बारे में बता सकते हैं और कैसे कैसे राज्यसभा के चुने जाते हैं और कैसे लोकसभा के चुने जाते हैं सदस्य, ये हम उनको समझा सकते हैं. ओके. एक अच्छे टीचर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए आपके? एक अच्छे टीचर में सर सबसे पहले तो उसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए कि वो एक समाज का दर्पण होता है, क्योंकि जो भी एक टीचर करता है उसका सारा इम्पैक्ट उसकी सोसाइटी पे जाता है. तो इसलिए सबसे ज़रूरी तो एक टीचर को जब तक अपनी जिम्मेदारियों का नहीं पता होगा वो नहीं समझा पाए, और उसको वो एक समाज का दर्पण भी होता है. तो इसको वो जो करता है वो सारे अपने स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल होता है. तो उसको सबसे पहले अपनी सारी जो भी वो कार्यविधि करता है उसको सोच समझ कर करनी चाहिए कि मैं ये जो कर रहा हूँ तो मेरे आसपास के लोग देख रहे हैं, और उसको आत्मविश्वासी होना चाहिए क्योंकि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो बच्चों तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकता. सबसे बड़ी बात होती है कि एक उसको संस्कारों का जो अक्सर वो टीचिंग ही नहीं कराता है, होमवर्क ही नहीं देता, अपने बच्चों में संस्कार भी डालता है. तो उसको ये सबसे पहले खुद अगर वो उसमें है ये चीज़ें तभी वो डाल सकता है. तो एक टीचर को संस्कारी होना बहुत ज़रूरी है. और एक जो हम ये JNV के जो हमारा इंस्टीट्यूट है, ये पूरा ये जो संस्था है हमारी, उसमें हम बच्चों के साथ साइकोलॉजिकल अगर हम उनके साथ बॉन्डिंग नहीं बना पाते हैं तो वह हमारा रहना बेकार है. क्योंकि आजकल के जो भी ये हम देख रहे हैं एटमॉस्फेयर में, बच्चे साइकोलॉजी बहुत लैक करते हैं कि वो अपने पेरेंट्स से भी अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते. तो हमें एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट देना है बच्चे को, ताकि वो कोई भी बात हो, फैमिली से रिलेटेड हो चाहे स्कूल से रिलेटेड हो, आके हमें शेयर कर सके. तो ये हम तभी दे पाते हैं जब हम खुद एक फ्रेंडली माहौल बच्चे के सामने. कई बच्चे होते हैं शाई होते हैं, आगे से आके नहीं बताते हैं, तो हमें उनके पास जाना है क्योंकि उनको ये फील नहीं कराना है कि वो शाई नेचर के हैं इसलिए वो नहीं, तो हमें उनके पास जाकर उनसे बात निकलवानी है किसी तरह ना, क्योंकि वो बता नहीं पाएंगे. तो ये मेरे लिए टीचर का सबसे ज़रूरी है. यस. मिस्टर दिनेश, आप एसएसटी के हैं तो आप मैडम से कोई क्वेश्चन पुट अप कीजिए प्लीज. अभी आपने मैडम जी लोकसभा और राज्यसभा के बारे में बातें की. यस सर. तो लोकसभा के बारे में कुछ बताइए. लोकसभा सर ये हमारे जिस पे भी जनसंख्या होती है 10 लाख की जनसंख्या, आप हमारे यहाँ पे एक कैंडिडेट की वो होती है जैसे भी, तो हमारे यहाँ पे पूरे में 590 वो होते हैं. अभी 545 जो हमारी यहाँ से पूरे सदस्य हैं लोकसभा के हमारे ऑल ओवर इंडिया से. तो हमारे अगर हरियाणा की बातें करें तो यहाँ से हम 5 सुन के भेजते हैं उसके लिए. यस. लोकसभा के लिए सर 10 हैं और राज्यसभा के लिए 5 सदस्य. सॉरी. हाँ जी. चलिए आप ये बताइए मैडम कि मान लीजिए आपको क्लास में कोई टॉपिक समझाना है. यस सर. तो आप बच्चों को उस टॉपिक पर लेकर कैसे आते हैं? मान लीजिए संविधान वगैरह को टॉपिक पे आना है आपको. यस सर. संविधान का ही अगर हम देखें तो सर संविधान के लिए हम सबसे पहले हमें अपने क्लास रूल्स हमें बच्चे को दिखाने हैं कि आपकी क्लास में हम रूल्स लगा के रख सकते हैं कि यस ये जो आपके जो गोल्डन रूल्स लगे हुए हैं कि क्यों लगे हुए हैं क्लास में, कि आप इन सबको फॉलो करें. फॉलो किस लिए करने हैं क्या? ताकि हमारी सोसाइटी हमारी पूरी जो क्लास है वो हमें डिसिप्लिन में रख सके उस क्लास को. तो ऐसे ही हमारे पूरे देश को कैसे डिसिप्लिन में करेंगे, पूरे देश को हमें डिसिप्लिन में लेके आना है. तो उसके लिए हमें क्या करना है, ऐसे ही एक रूल बुक हमारे पूरे संविधान है जिसे हम संविधान कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमें उसके कैसे बना कि उसके बारे में फिर हम बच्चे को डिटेल में बता सकते हैं. पहले हम क्लास से स्टार्ट करेंगे क्योंकि कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा बच्चा हो, वो अपने जो प्रैक्टिकल चीज़ है उससे जल्दी रिलेट करके सीखता है. आप एनवीएस में आ रहे हैं मैडम, तो कुछ एनवीएस के बारे में भी पढ़ के आए होंगे. यस सर, एनवीएस एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमें रूरल एरिया से 75 बच्चों को लेते हैं. बिल्कुल.
ये सबसे अच्छा इसकी एक ये पॉइंट लगता है, क्योंकि आजकल जो हमारा माहौल चल रहा है वो सिर्फ पैसे वालों के लिए बोला जाता है कि पैसे वाले ही पढ़ सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन जेएनवी इतना अच्छा काम कर रहा है कि एक आर्थिक रूप से जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको, लेकिन वो पढ़ने में सक्षम है, उनको वहाँ तक लेकर आता है और उनको एक ऐसा मंच प्रदान करता है कि वो अपनी भावनाएँ वहाँ पर आकर दिखा सके कि वो कितना अच्छा कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। ये इसके लिए मुझे ये जेएनवी सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसके लिए मैं ये है कि 24 आवर्स हमें मिलते हैं वैसे भी, तो इसके लिए बहुत अच्छा माहौल हम बच्चे को दे सकते हैं, क्योंकि हमारे वक्त उनके साथ होते हैं। ओके। और नविता, आपकी हॉबीज़ क्या है? सर रीडिंग, लिसनिंग एंड टीचिंग। ओके। और आपकी स्ट्रेंथ्स नविता? सर आई एम सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड डिसिप्लिन पर्सन। ओके। आपने हॉबीज़ बताया कि रीडिंग है आपकी, इसके अलावा आप लिसनिंग म्यूजिक, लिसनिंग म्यूजिक। किस तरीके का म्यूजिक सुनते हैं आप? सर हिंदी सॉन्ग। ओके। कोई फेमस सॉन्ग आपका, कोई फेवरेट सॉन्ग आपका जो सुनते हैं आप अच्छे से? सर एक्चुअली आई एम नॉट रिकॉर्डिंग। ओके, बट यू आर लिसनिंग। यस। ओके, वेरी गुड। आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं? सर मुझे मतलब टीच करना बहुत अच्छा लगता है, मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, मतलब बच्चों को बताना, उससे मतलब उनसे ज़्यादा अटैच हो पाएंगे, या फिर अपने बारे में या जो अपने आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं अगर हम किसी दूसरों को शेयर करना चाहते हैं तो टीचिंग इज़ द बेस्ट। मैडम, आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं? व्हाट इज द रीजन? सर टीचिंग इतना नोबल प्रोफेशन है कि इसमें हमें जो भी होता है टीचर में जो क्वालिटीज़ होती हैं, तो वो क्या है कि एक जहाँ पे भी हम जाते हैं तो एक टीचर का अलग ही वो रहा होता है। देखिए, जो कोई भी इंजीनियर कुछ भी बन जाए, लेकिन एक टीचर के लिए जो इज्जत रह जाती है ना दिलों में, वो कहीं पे भी नहीं मिलती है। क्योंकि हम भी अब कभी मिलते अपने टीचर से, जो सम्मान जो हमारे लिए होता है वो जो हमारे पास से कोई IAS ऑफिसर गुजर जाएगा उसके लिए भी नहीं होगा। तो ये चीज़ें देखकर एक मुझे टीचर बनने का, और वो सबसे बड़ी बात होती है कि सिर्फ पैसे से आप कोई भी कर सकते हैं, बिजनेस MBA करो, कुछ भी करो, लेकिन आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती उन चीज़ों से। तो जो हम बच्चों की प्रॉब्लम सोल्व करते हैं उसके बाद जो उनके चेहरे पे जो सुकून दिखता है, आत्मसंतुष्टि उनकी आंखों में दिखती है, अपने लिए इज्जत दिखती है, वो उस चीज़ के लिए मुझे मतलब टीचर बनने के लिए बहुत प्रेरित किया उस चीज़ ने। नविता, आपने इकोनॉमिक्स चूज़ किया, कोई स्पेशल रीज़न? सर मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगा। स्टार्टिंग में तो मतलब वैसे ही लिया था मैंने, लेकिन बाद में धीरे धीरे मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बनता गया। ओके। इन्फ्लेशन के बारे में समझा सकते हो आप? इन्फ्लेशन क्या होता है, कैसे कंट्रोल किया जाता है? यस सर, प्लीज़। इन्फ्लेशन क्या होता है कि एक जब जनरल प्राइस लेवल से प्राइसेस जब ज़्यादा कंटिन्यूसली अप करने लग जाती है तो उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। ओके। हम इसको दो तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, बाय फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो गवर्नमेंट मतलब इसको वो करती है, बिल्कुल गवर्नमेंट के द्वारा राइट रेगुलेट किया जाता है, टैक्सेस बढ़ाकर और कम करके रिसेशन में दो तरह से करते हैं। जैसे टैक्सेशन को इंक्रीज कर दें और जो गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कर रही है उसको रिड्यूस कर ले, तो इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। बिल्कुल। और रिसेशन होता है तो इसमें ऑपोजिट कर लेते हैं। यस सर। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, जिसमें जो बैंक रेट्स होती हैं उनको इंक्रीज करके हम उसमें मतलब इसको कंट्रोल कर सकते हैं इन्फ्लेशन में। जैसे मार्केट में अगर बैंक रेट्स जो ज़्यादा होंगी तो उससे मार्केट के अंदर जो लोन्स हैं वो लोग कम लेंगे, मीन्स जो मार्केट के अंदर मनी है वो कम प्रोवाइड होगी। इसको कुछ बोलते हैं क्या सर? सुना होगा आपने, इस पर्टिकुलर टर्म को कुछ बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। यस सर, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी और एक्सपेंशन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ दैट। जब रिसेशन आता है तो वो, अगर इन्फ्लेशन आता है तो हम यस कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी ये यूज करते हैं। राइट। रिसेशन आता है तो हम एक्सपेंशन पॉलिसी यूज करते हैं। वंडरफुल। मींस परचेजिंग पावर इंक्रीज करनी है तो हम उसके लिए हम एक्सपेंसिव पॉलिसी यूज करते हैं। अगर हमें लोगों की जो परचेजिंग पावर उसको डिक्रीज करना है तो हम कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। और डिफ्लेशन और रिसेशन में क्या फर्क होता है? सर जो इन्फ्लेशन होता है उसका जस्ट अपोजिट डिफ्लेशन होता है। ओके। मींस इसमें क्या होता है, जो जनरल प्राइस लेवल होता है उससे अगर कंटिन्यूसली प्राइस डिक्रीज होने लगे तो उसको हम डिफ्लेशन बोलते हैं। बिल्कुल। और रिसेशन? रिसेशन में क्या होता है सर, इसको हम मंदी बोलते हैं। बिल्कुल। जैसे इसमें क्या होता है, जो लोगों की परचेजिंग पावर है वो कम हो रही होती है। ओके। मींस इसमें जो गुड्स होती है मार्केट के अंदर वो अवेलेबल तो होती है, लेकिन जो लोग जो खरीदना चाहते हैं वो खरीद नहीं पाते क्योंकि उनके पास इतने इनकम के सोर्सेस नहीं होते। बिल्कुल। यस। टैक्स से रिलेटेड अब जो इनकम टैक्स जो नया जो रूल लागू हो रही है या जो बजट बन रहा है हमारा, तो वो नए बजट में क्या क्या चीज़ें आ रही है, थोड़ा सा हाईलाइट करिए। मेन पॉइंट्स जो हैं वो 1 फरवरी दो उसमें आर्थिक जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको सुदृढ़ बनाना है। बिल्कुल। और इसके अंदर जो आर्थिक सर्वेक्षण किया गया है
और उसमें जो हमारी जीडीपी रेट है वो 6 से 6.8% हो गई है। Okay. यदि ऐसा होता है तो भारत जो है एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनेगी जो कि सबसे तेज विकास कर रही होगी। ओके। और इसकी मेन हाइलाइट्स मैं कहूँगा कि क्योंकि भारत एक जो डेवलपिंग नेशन है और साथ साथ कृषि के ऊपर आधारित है। बिल्कुल। और इसी वजह से सबसे ज़्यादा इसके अंदर कृषि को लिया गया है, जिसमें मत्स्य पालन और जो दूसरे कृषि के एस्पेक्ट्स हैं जिसमें डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको लिया गया और उसमें 20 लाख करोड़ रुपए जो है इन्वेस्ट करने की बात कही गई है। Okay. और साथ साथ जो कि देश के सभी हर एक जो कर्मचारी वर्ग है, जो कमाने वाला वर्ग है, वो अपनी इनकम टैक्स स्लैब को सबसे पहले देखता है। राइट। ओके, तो उस स्लैब को बढ़ा करके और 7 लाख रुपए तक कर दिया गया है। बिल्कुल, इट्स अ गुड। ठीक है। और यदि एजुकेशन परिप्रेक्ष्य से हम देखें तो इसके अंदर जो एकलव्य जो योजना है जिसमें आदिवासी समूह के लोगों को जो कि 3.5 लाख हैं करीब करीब, और उन लोगों को बढ़ाने के लिए सरकार एकलव्य स्कीम लेकर के आ रही है और जिसमें 38,800 के करीब नए शिक्षकों की भर्ती का भी इसमें प्रावधान किया गया है। और इसी के साथ लगते हुए मैं कहना चाहूँगा कि जो लाइब्रेरी है, क्योंकि आज के समय पे देखो कोरोना काल के बाद में ई लर्निंग कुछ ज़्यादा ही बढ़ी है। बिल्कुल। और इस कोरोना काल के बाद में ई लर्निंग से कुछ फ़ायदा भी हुआ तो कुछ नुकसान भी हुआ, लेकिन सरकार इस चीज़ को लेकर के एक ई लाइब्रेरी की निर्माण की भी बात कर रही है, जिससे कि बच्चों को ताकि वो चाहे कहीं भी डिस्टेंस एरिया में हो, कहीं भी दूर दराज के इलाके में हो, ताकि उन्हें मूलभूत सुविधाएं या पुस्तकों की कमी ना हो, ताकि वो अपनी शिक्षा का विस्तार कर सके। तो ई लाइब्रेरी खोली जाएंगी और साथ ही साथ जो बच्चे ITI या दूसरे जो टेक्निकल काम कर रहे हैं, उनके लिए भी सरकार ने प्रावधान किया है इसके अंदर। और जो दूसरी बात करें कि यदि व्यापार से बातें करें तो उसके अंदर जो MSME था, जो छोटे लघु स्तर के ऊपर जो उद्योग धंधे थे, जो शिल्पकार कर्मकार तो जो छोटे छोटे काम कर रहे थे, वो क्योंकि कोरोना काल के अंदर उनका काम वेनिस हो गया था, साफ हो गया था, उनको काम नहीं मिल रहा था। सरकार ने उन लोगों के उत्थान के लिए भी इस बजट के अंदर उनका लिए भी प्रावधान किया है। ओके मैडम, आपने NBS जो चुना है, आप जानते हैं रेजिडेंशियल है, तो आप मैनेज कर लेंगे? यस सर, बिकॉज आई हैव ए जॉइंट फैमिली एंड दे सपोर्ट मी अ लॉट इन माई स्टडिंग ऑल्सो। जब मेरी शादी हुई थी तब मैं बहुत ही मैंने उसके बाद अपनी सारी स्टडी उसके बाद ही स्टार्ट की है, तो इसलिए उन्होंने मुझे हर मौके पे सपोर्ट किया है, तो अभी भी मुझे आगे वो सपोर्ट करेंगे। चलिए वंडरफुल। आप अपनी सिटी के बारे में कुछ बताइए। सर, जो हमारा फतेहाबाद है, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट, वो पिंक सिटी के नाम से फेमस है। ओके सर, हरियाणा में। ओके, कुछ और उसके बारे में वो कुछ? यहाँ पर सबसे पुरानी एक चिल्का लेक है। ओके, यस। चिल्का लेक, चिली लेक, अदरवाइज चिल्का लेक आई हैव सीन इट्स इन ओडिशा। यस सर। हाँ जी, वहाँ मैंने डॉल्फिन देखी थी कभी, तो मैंने कहा, आपने जब मुझे बोला था तो मैंने थोड़ा, यस चिली लेक, खारे पानी की है। यस सर। और यहाँ पर एक हुमायूं की हवेली है जो यहाँ पर रुके थे वो। यहाँ से जब भाग गए थे वो, जिस टाइम युद्ध के टाइम, तो इन्होंने यहाँ पे एक हवेली भी बनाई। चलिए, आप लोगों ने ऑलमोस्ट अच्छा इंट्रो दिया और ये समय थैंक्स देने का आपको। अब समय आ गया थोड़ा व्यूअर्स को भी हेल्प करने का, जो लास्ट तक व्यू देखते हैं। दोस्तों, जब लास्ट तक वीडियो देखते हैं तो सबसे पहले मैं दिनेश को थैंक्स दूंगा, जिन्होंने बहुत अच्छा समझाया रिगार्डिंग बजट इसमें, और इट्स रियली अप्रिशिएशन। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इंटरव्यू में आपको ध्यान रखना चाहिए, दैट इट इज नॉट दैट यू शुड नो और यू शुड हैव गुड कमांड ऑन एनी लैंग्वेज, ऐसा मैटर नहीं करता, मगर इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यूअर्स आपको हमेशा सोचना चाहिए। मीन्स ये मान लीजिए कि इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन इंग्लिश में पूछ रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपको बोलते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और यदि आप शुद्ध भाषा में हिंदी में उसका जवाब देना जानते हैं, वेल एंड गुड है, बट सिंस ही हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन इंग्लिश, तो ये फर्ज बनता है आपका कि आप कुछ स्टार्टअप इंग्लिश में जरूर कीजिए, ये उनके लिए एक तरीके से रेस्पेक्ट होगा। अगर वो आप कहते हैं यस नविता इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर, आई एम नविता, आई बिलोंग टू फतेहाबाद, और सर मैं अपने नाम के बिल्कुल अनुरूप हूँ, जो भी आप कहना चाहें, या फिर अपनी एजुकेशन बताइए, आपके MA में भी बहुत अच्छे नंबर बने और B.Ed में भी अच्छे बने, तो आप हाईलाइट कीजिए अपने मार्क्स को। तो आप इस तरीके की बात करके फिर आप हिंदी में मिक्सअप दीजिए, बट द वेरी स्टार्टिंग अगर आप इंटरव्यूअर आपसे बात इंग्लिश में कर रहे हैं तो उनको थोड़ा रेस्पॉन्स आप इंग्लिश में जरूर कीजिए।
Otherwise, bilingual is best for giving interviews. Okay, proud of you, both of you. Thank you so much. थैंक यू।